और मोहित मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छतरपुर के रहने वाले हैं। दोनों बचपन के दोस्त हैं। प्ले स्कूल से लेकर 12th तक की पढ़ाई दोनों ने एक साथ एक ही स्कूल से की। मोहित बचपन से ही शरारती और पढ़ाई में एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है। वहीं दूसरी ओर रोहन एक शांत और सीधे स्वभाव का लड़का है और पढ़ाई में भी वो बचपन से काफ़ी अच्छा है। उम्र के साथ साथ रोहन की आदतें बिगड़ती चली गईं और 12th क्लास तक आते आते वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने लगा और अपनी क्लास की कुछ लड़कियों के साथ अफेयर भी चलाने लगा। दोनों ने हाई स्कूल के बाद, मेरा मतलब है 10th क्लास के बाद, साइंस स्ट्रीम से +2 की पढ़ाई पूरी करने और उसके बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया। दोनों के इस फैसले से उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज लाने और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक हासिल करने के कारण रोहन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया। दूसरी तरफ मोहित के ना तो 12th क्लास में अच्छे परसेंटेज बने और ना ही वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई अच्छी पोजीशन हासिल कर पाया। खैर मोहित ने भी भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के ज़रिए डोनेशन देकर एडमिशन ले लिया, मैकेनिकल ब्रांच में ही। भोपाल आकर दोनों ने कॉलेजेस के हॉस्टल में रहने के बजाय दोनों के कॉलेज से जितना नज़दीक हो सके रेंट पर एक रूम लेकर एक साथ रहने का फैसला किया। सेशन शुरू हुआ और रोहन रेगुलर अपने कॉलेज जाने लगा और सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी उसने। वहीं दूसरी ओर मोहित कभी कभार ही अपने कॉलेज जाता और कभी कभार ही अपनी क्लासेस अटेंड करता, और अगर वो कॉलेज जाता भी तो उसका ज़्यादातर वक्त कॉलेज कैंपस में तफरी करने और कैंटीन में बीतता। पर कुछ ही दिनों में मोहित ने अपने कॉलेज की 2-3 लड़कियों से बातचीत बढ़ा ली और उनके साथ अफेयर शुरू कर दिया। किते हो भी नहीं सकता रात मैं सो भी नहीं सकता की करा मैं मुझे रो भी नहीं सकता। हाँ तेरी मुझ नोनो शोनो मोनो वाली गल्लां चेते आउंदियां जिन्ना मर्जी भुलना मैं चाहवा मुड़ मुड़ सताउंदियां। मैनू चाहिदी है तू या चाहिदी नहीं तू, मैनू दसता दे गर्ल व्हाट टू डू। मेरी जिंद मेरी जान मेरी रूह है तू, बट भुलदी क्यों that I love you, you know it's you just me and you। फिर क्यों कर दी है ऐदा तू, अब हो गया वक्त चल कोई ना मोहित अक्सर किसी न किसी लड़की को लेकर रूम पर आ जाता और रोहन के शाम को कॉलेज से रूम पर वापस आने तक लड़की मोहित के साथ रूम पर ही रहती। कभी कभी तो रोहन को रूम के बाहर खड़े रहकर लगभग 1-1.5 घंटे तक रूम में अंदर जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता। ओ भाई हो गया ये भाई उठ जा अंदर आके बोल। आ जा उठ जा Shut up and get lost. अबे ओए
एक दिन गुस्से में आकर रोहन ने मोहित को डांट कर समझाने की ये कोशिश की कि अगर उसने अपनी ये सारी हरकतें नहीं छोड़ी तो वो उसके साथ रहना छोड़ देगा और अपने कॉलेज हॉस्टल में रहने लगेगा, और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी उसकी सारी हरकतों के बारे में बता देगा। अब नहीं होगा यार। ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कभी भी हुआ मैं रूम तो छोड़ ही दूंगा और ऊपर से मैं तेरे मम्मी पापा को ही सब कुछ बता दूंगा। भाई अब नहीं होगा। डर के मारे मोहित ने रूम पर लड़कियों को लाना काफ़ी कम कर दिया, और अगर लाता भी तो रोहन के कॉलेज से वापस आने से पहले ही उन्हें रवाना कर देता। लगभग 3 हफ्ते बाद मोहित की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसे तेज़ बुखार के साथ उल्टी और दस्त होने लगे। भाई इतने दिनों से, 1 हफ्ते से मैं अपने खुद से मेडिकल से दवाई ले रहा है, जाके एक बार हॉस्पिटल दिखा ले। भाई देख तू अपना काम कर, मुझे नहीं करना। बात मान ले मेरी, एक बार हॉस्पिटल दिखा। हाँ ठीक है तू चले जा, मुझे नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं, मुझे तेरी कुछ नहीं सुनना। तू बस चले चाय जा। पी। रोहन के काफ़ी समझाने के बाद भी मोहित ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की बजाय रूम पर रहकर मेडिकल स्टोर की दवाइयों से अपना इलाज करना ठीक समझा। और साथ ही मोहित ने रोहन को इस बात के लिए भी मना कर दिया कि वो इस बीमारी के बारे में उसके पेरेंट्स को ना बताए। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, जैसे जब भी कभी हमें कोई वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो उन वायरस से, उस इन्फेक्शन से लड़ना शुरू करती हैं और उसे ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी और उस वायरस के इन्फेक्शन और उस वायरस के ख़िलाफ़ एक जंग होती है। जब हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें तेज़ बुखार आता है, उल्टी या दस्त होते हैं, हमें ज़ुकाम हो जाता है, हमारी नाक बहती है, कभी आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें आंसू आते हैं, आँखें लाल हो जाती हैं। ठीक इसी तरह जब HIV का इन्फेक्शन होता है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तब भी 1 हफ्ते, मेरा मतलब है 7 दिन, हमें तेज़ बुखार और उसके साथ साथ उल्टी, दस्त लगातार 7 दिन या उससे कुछ और दिन तक जारी रहते हैं। हमारी इम्यूनिटी इससे ये जंग 7 या उससे कुछ और दिन तक लगातार लड़ती है, और उसके बाद HIV खुद को RNA में कन्वर्ट कर लेता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारे खून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। हमारे खून के 4 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं: RNA, DNA, RBC और WBC। RNA का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RBC मतलब रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं, और WBC मतलब वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। तो 7 दिन या उससे कुछ और दिन ज़्यादा के बाद HIV वायरस हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर खुद को बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है और RNA में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे इम्यूनिटी उसे पहचान नहीं पाती है। इसी कारण जो हमें इन HIV इन्फेक्शन के कारण तकरीबन 7 दिन या उससे ज़्यादा समय तक लगातार तेज़ बुखार रुक रुक कर आ रहा था और उल्टी या दस्त हो रहे थे, वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि फिर हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं सकती, क्योंकि वो पहचान में ही नहीं आता है, उसने अपना रूप बदल लिया है। और इसके बाद फिर HIV अपना असली काम शुरू करता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करना, हमारी इम्यूनिटी को जितना हो सके कमज़ोर करना, उसे कमज़ोर बनाना। और जब हमारी इम्यूनिटी बेहद कमज़ोर हो जाती है तो हमें कई बीमारियां लग जाती हैं। हमारे शरीर में वो सारे वायरस घुस जाते हैं जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, यानी जो मौका ढूंढ रहे थे हमारे शरीर के अंदर घुसने का और हमारे शरीर के ऊपर हमला बोल के उसे बेहद बीमार कर देने का, और हमें एड्स हो जाता है। एड्स बीमारी नहीं है, ये एक स्थिति है, एक कंडीशन है। मेडिकल टर्म्स में इसे सिंड्रोम कहते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अपॉर्चुनिस्टिक वायरस जो मौका तलाश रहे थे हमारे शरीर में हमला बोलने का और उसे बेहद बीमार कर देने का। और जब हमें एड्स हो जाता है तो हमें बीमारियां काफ़ी हो जाती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती हैं, और इन्हीं बीमारियों की तकलीफ़ों के साथ, उनके दर्द के साथ
हमारी मौत हो जाती है। इस प्रक्रिया में तकरीबन 8 से 10 साल लगते हैं। एड्स होना, उसके बाद बेहद बीमार हो जाना और उसके बाद मौत हो जाना। आप सोचिए कि आपको HIV इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद आपको एड्स हो जाए और कई ढेर सारी बीमारियां आपको लग जाएं और आप उन्हीं बीमारियों में तड़प तड़प कर, उन्हीं बीमारियों की दर्द और तकलीफ में तड़प तड़प कर आपकी मौत हो जाए। गुस्सा आ रहा है मुझ पर, मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हैं। सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आने वाले कुछ मिनटों में आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो आखिर होता क्यों है ऐसा? हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसे पहचान क्यों नहीं पाती? क्योंकि वो अपने आप को बदल लेता है। एक वायरस हमारे खून के एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अपना रूप बदल लेता है और फिर उसके बाद वो WBC को ख़त्म करना शुरू कर देता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल, यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के मुख्य सिपाही हैं। हमारी इम्यूनिटी के जो मेन सोल्जर्स होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देता है। इसी कारण HIV टेस्ट में HIV वायरस को नहीं ढूंढ पाते। तो इसके लिए डॉक्टर्स ने एक दूसरा तरीका अपनाया। वो हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल को काउंट करते हैं, यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या पर मिलीमीटर खून में कितनी है, वो उसकी संख्या को काउंट करते हैं। नॉर्मली यानी सामान्य तौर पर एक आम स्वस्थ इंसान के शरीर में वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है 4,500, मतलब 4,500, यानी 4,500 टू 10,000, मतलब 10,000 तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। अगर ये संख्या 11,000 हो तो इसे हाई माना जाता है, मतलब ज़्यादा। और अगर ये संख्या 4,000 से कम हो पर मिलीमीटर क्यूब खून में, तो इसे लो माना जाता है। और जब ये संख्या 3,500, मतलब 3,500 पहुंच जाती है, तो उसके बाद उस इंसान का HIV एड्स के इन्फेक्शन का इलाज शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। 3 स्टेज में HIV टेस्ट होता है। पहला टेस्ट जो होता है वो होता है 21 दिन में। 21 दिन मतलब इन्फेक्शन से 21 दिन। अगर आपको शक है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है तो उसके 21 दिन के बाद आप अपना HIV टेस्ट करवा सकते हैं। इस HIV टेस्ट में, यानी 21 दिन वाले 3 हफ्ते वाले पहले स्टेज के HIV टेस्ट में आपके HIV पॉजिटिव होने की या HIV इन्फेक्शन होने की, आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है इसकी जानकारी मिलने की संभावना 5 से 10% यानी 5 to 10% होती है। दूसरी स्टेज का टेस्ट होता है, वो होता है 3 महीने बाद। इस टेस्ट में आपके HIV पॉजिटिव होने की या आपको HIV इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी मिलने की संभावना 90 to 95% यानी 90 से 95% होती है। और तीसरा जो HIV टेस्ट होता है वो होता है 6 महीने बाद। इस HIV टेस्ट में आपके HIV पॉजिटिव होने की या आपके HIV इन्फेक्शन हुआ है या नहीं इसकी जानकारी मिलने की संभावना 5 से 10% होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि HIV वायरस हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचाता है, उसे कमज़ोर करता है, हमारे शरीर के सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को यानी वाइट ब्लड सेल को ख़त्म करके। तो पहले टेस्ट में हमारे खून की बूंद में वाइट ब्लड सेल की संख्या को काउंट किया जाता है और क्योंकि ये एकदम से कम नहीं होती है इसलिए पहले स्टेज के HIV टेस्ट में HIV इन्फेक्शन की जानकारी की संभावना 5 से 10% होती है। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है HIV वायरस हमारे शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या कम करते जाता है। दूसरा जो HIV टेस्ट है जो 3 महीने बाद होता है उसमें इसीलिए HIV इन्फेक्शन के पता होने की संभावना 90 से 95% यानी 90 to 95% होती है। और किसी इंसान की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्योंकि HIV वायरस हमारी इम्यूनिटी को ही इफ़ेक्ट पहुंचाता है इसीलिए कुछ लोगों को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और उनके खून में वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या धीरे धीरे कम होती है। ऐसे लोगों की जो पहले और दूसरे HIV टेस्ट में HIV इन्फेक्टेड नहीं पकड़े जा पाए हैं या उनका HIV इन्फेक्शन नहीं सामने आ पाया है वो इस तीसरे स्टेज के HIV टेस्ट में
सामने आ जाता है। और ये 3 स्टेजेस, 3 हफ्ते, 3 महीने और 6 महीने की जो 3 स्टेजेस हैं, ये जो टाइम पीरियड है इसे विंडो पीरियड कहते हैं। सिर्फ 4 तरीक़ों से HIV इन्फेक्शन किसी भी इंसान में फैलता है। पहला तरीका, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए अनसेफ इंटरकोर्स, बिना कॉन्डम के यूज़ के इंटरकोर्स करना। दूसरा जो तरीका होता है वो इन्फेक्टेड सिरिंज या इंजेक्शन का इस्तेमाल करना। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है HIV इन्फेक्टेड ब्लड या HIV संक्रमित खून आपको चढ़ा दिया जाए तो आपको HIV इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा, माँ से होने वाले बच्चे को, अगर कोई औरत, कोई महिला गर्भवती है, प्रेग्नेंट है और वो HIV इन्फेक्टेड है तो उससे होने वाले बच्चे को HIV इन्फेक्शन पहुंच सकता है। उसमें भी सिर्फ 3 ही कारण हैं। पहला, गर्भावस्था के या प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा, डिलीवरी यानी प्रसव के दौरान। तीसरा, माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान। इन 4 कारणों के अलावा और कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे HIV इन्फेक्शन फैलता हो। ठीक उसी तरह जिस तरीके से कुत्ते के काटने से आपको मलेरिया नहीं होता है, आपको पीलिया नहीं होता है या आपको हैजा नहीं होता है। मलेरिया सिर्फ मच्छर के काटने से होता है और हैजा और पीलिया ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, यानी इनका इन्फेक्शन, इनका संक्रमण सिर्फ और सिर्फ पानी से फैलता है। ठीक जिस तरीके से टीबी का संक्रमण हवा के ज़रिए, यानी ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, इसका संक्रमण सिर्फ हवा के ज़रिए फैलता है। पानी के ज़रिए या कुत्ते के काटने से या मच्छर के काटने से टीबी आपको नहीं होता है, ये सिर्फ हवा के ज़रिए होता है, इसका संक्रमण हवा से फैलता है। ठीक उसी तरह HIV इन्फेक्शन इन 4 कारणों के अलावा किसी और कारण से नहीं फैलता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आप इमेजिन करिए कि आपको HIV इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद आपको एड्स हो जाए और आप कई बीमारियों से तड़प कर मर जाए। ये सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए कहा था और आपको बेहद गुस्सा आ गया था। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो इस इन्फेक्शन से और एड्स से गुज़र रहे हैं, उनको कैसा लगता होगा। एक तो वो ऑलरेडी इस भयानक इन्फेक्शन से जिसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, खैर इसके ऊपर खोज चल रही है और इसका इलाज ढूंढा जा सकता है और ढूंढा जाएगा। एक तो वो ऑलरेडी HIV इन्फेक्शन में है, उन्हें एड्स हो गया है और ऊपर से अगर हम उनसे अछूतों वाला व्यवहार करेंगे, उन्हें दुत्कारेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो सोचिए उन्हें कैसा महसूस होगा। इसीलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि उन लोगों के साथ इज़्ज़त से और प्यार से व्यवहार करें जिन्हें HIV इन्फेक्शन हुआ है या जो एड्स से पीड़ित हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, HIV इन्फेक्शन इन 4 कारणों के अलावा और किसी कारण से नहीं फैलता है। इसीलिए अगर आप उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, उनके साथ हाथ मिलाएंगे, उनसे गले मिलेंगे, उनके गले में हाथ डाल के घूमेंगे या उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, तो इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उनसे आप प्यार से और इज़्ज़त से पेश आएँ, उन्हें रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आपके अपने हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। खैर, 1 हफ्ते बाद मोहित की तबीयत ठीक हो गई और तकरीबन इसके 3 हफ्ते बाद शाम को कॉलेज से लौटते हुए रोड क्रॉस करते वक्त रोहन का एक्सीडेंट हो गया। खैर, एक्सीडेंट के तुरंत बाद फुटपाथ पर चल रहे कुछ लोगों ने आकर रोहन को उठाया और उसे एडमिट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए। ये देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई और मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर लोग ऐसे एक्सीडेंट से, ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसे एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होने से बचते हैं। खैर, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में जाकर देखा तो डॉक्टर ने भी तुरंत रोहन को एडमिट कर लिया और उसका इलाज इमरजेंसी वार्ड में शुरू कर दिया। मेरे मन में एक और सवाल उठा और अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, ये एक एक्सीडेंटल केस है, रोड एक्सीडेंट का केस है और आपको पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए,
इसके रिलेटिव्स को या जानने पहचानने वालों को, करीबियों को बुलाना चाहिए, उसके बाद आपको इसे एडमिट करके इसका इलाज करवाना चाहिए। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अब जो है वो अगर कोई व्यक्ति किसी रोड एक्सीडेंट में घायल इंसान को हॉस्पिटल लेकर आता है तो बिना किसी पुलिस इंक्वायरी के, बिना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज किए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना और उसका इलाज करना हर हॉस्पिटल का दायित्व है, कर्तव्य है। और कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इस चीज़ को करने से मना नहीं कर सकता। और जो भी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं, उसे एडमिट करवाया है, उन्हें किसी भी तरह की किसी कानूनी कार्रवाई में या पुलिस के पछड़ों में नहीं घसीटा जाना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो उनसे इंक्वायरी के तौर पे या जानकारी के लिए कुछ पूछताछ की जा सकती है। मुझे बात सुन के काफ़ी हैरानी हुई और मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। खैर, ये बात जानकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन हैरानी इसलिए हुई क्योंकि भोपाल जैसे छोटे शहर में लोग इतने जागरूक कैसे हो गए। अगर ये हमारे देश के किसी मेट्रो की बात होती, जैसे चेन्नई, मुंबई या बेंगलोर, तो शायद मैं ऐसे मान भी सकता, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं और काफ़ी अवेयर रहते हैं। खैर, जब मैंने डॉक्टर से ये कहा तो डॉक्टर ने जवाब में मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है। आजकल भोपाल से भी कई छोटे जगहों, छोटे कस्बों में लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और इसका कारण है इंटरनेट और स्मार्टफोन्स। खैर, रोहन को हॉस्पिटल में एडमिट करके डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया और पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और रोहन के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करी और रोहन के मोबाइल से इंस्पेक्टर ने रोहन के पेरेंट्स और रोहन के रूममेट मोहित को कॉल करके रोहन के एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन दी। हेलो रोहन, बोल। मैं रोहन नहीं, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर शर्मा बोल रहा हूँ। जी सर, जी सर। हाँ, रोहन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ऐसे कैसे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाइए आप। डॉक्टर। हाँ हाँ बोलिए। मैं रोहन का दोस्त हूँ। हाँ हाँ, उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी खून बह गया है उसका। सर, तो मेरा खून ले लीजिए, मैं और मेरा उसका सेम ब्लड ग्रुप। हम देख लेंगे, लेकिन आपके खून की जांचें होंगी, HIV और करने की जांचें करेंगे। थैंक यू सर। मोहित के कहने पर डॉक्टर उसका ब्लड रोहन को देने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन उसके पहले डॉक्टर ने मोहित का HIV टेस्ट करने के लिए कहा। HIV टेस्ट में मोहित HIV पॉजिटिव यानी HIV इन्फेक्टेड पाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, ये सवाल मेरे मन में आता है कि मोहित आखिर HIV पॉजिटिव हुआ कैसे? उन लड़कियों के ज़रिए जिनके साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे। मोहित इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स का नशा भी करता था। क्या इस कारणों से HIV इन्फेक्शन हुआ? एक सवाल और दिमाग में आता है कि मोहित HIV इन्फेक्टेड हुआ तो हुआ, लेकिन आखिर उसने और कितने लोगों को HIV इन्फेक्शन दिया? और इसके साथ एक सवाल मेरे दिमाग में और आता है कि क्या हमारे देश के यंगस्टर्स, जो यूथ हैं, किशोर जिन्हें कहते हैं, 14-15 साल से लेके 20-21 साल के उम्र के बच्चे, क्या उन्हें HIV और एड्स के इन्फेक्शन का सही नॉलेज, सही ज्ञान है? HIV इन्फेक्शन और एड्स के बारे में क्या उन्हें अवेयरनेस है? इसी बात को जानने के लिए मैंने एक सर्वे किया। एक छोटी सी अपने लेवल पे मैंने रिसर्च की, जिसमें काफ़ी सारी कहानियाँ मेरे सामने आई और जिसमें से मैं 3 आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एग्जाम्पल और उदाहरण के तौर पर। ये तीनों कहानियाँ जानने के बाद मुझे काफ़ी हैरानी हुई, काफ़ी डर लगा, क्योंकि ये तीनों कहानियाँ वाकई में दिल दहला देने वाली थी। पहली कहानी है एक लड़की की जो 8th क्लास में पढ़ती थी। वो अपना HIV टेस्ट करवाने गई और वो HIV इन्फेक्टेड यानी HIV पॉजिटिव पाई गई। डॉक्टर ने उससे बात करने में और उसके गेटअप से मेरा मतलब है उसका जो पहनावा, उसका बात करने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका खुद का प्रेजेंटेशन,
देखने से बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो किसी बहुत ही एजुकेटेड फैमिली की, बहुत ही पैसे वाले घर परिवार की, अच्छी फैमिली की लड़की है। लेकिन डॉक्टर ने जब उसके बारे में उसे जानना चाहा तो उसने बताया कि वो एक मज़दूर परिवार की लड़की है। उसके पिता अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। उसकी माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती है और वो झोपड़पट्टी में रहने वाली एक लड़की है। स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ वो अपने माँ के कामों में मदद करवाने के लिए उसके साथ जाती थी, और जिन घरों में वो काम करने जाती थी उन घरों की लड़कियों की, उसकी उम्र की लड़कियों की फाइनेंशियल हालत देखकर, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी और उनके पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे, जो भी गैजेट्स थे, वो देखकर उसे हीन भावना महसूस होती थी, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होता था। और उसने ये डिसाइड किया कि वो भी उन्हीं की तरह ये सब चीज़ें हासिल करेगी। हासिल करने के लिए उसे पैसा चाहिए था, और पैसा हासिल करने के लिए उसने प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लिया। वेश्यावृत्ति का रास्ता उसने चुना। खैर, इसी वजह से शायद उसे HIV इन्फेक्शन हुआ। लेकिन जब उससे डॉक्टर ने पूछा कि क्या उसे HIV इन्फेक्शन और एड्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस लड़की ने डॉक्टर से आके हाँ, उसे ये सब नॉलेज है, क्योंकि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और उसके पास स्मार्टफोन भी है। लेकिन उसके बावजूद उसने प्रोटेक्शन यानी यौन संबंध में सुरक्षा नहीं बरती। और जब उससे डॉक्टर ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि उसके जो कस्टमर्स थे उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करके उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाने में, इंटरकोर्स करने में वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील नहीं होता था। इसीलिए उसने नॉलेज होने के बावजूद प्रिकॉशन नहीं लिया और वो HIV इन्फेक्टेड हो गई। दूसरी कहानी, एक 11th क्लास का लड़का अपना HIV टेस्ट कराने गया और वो भी HIV पॉजिटिव यानी HIV इन्फेक्टेड पाया गया। और जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर उसे ये शक क्यों हुआ जिसके कारण वो HIV टेस्ट कराने आया, तो उसका जवाब था वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था, जहाँ ड्रग्स और शराब के साथ साथ प्रोस्टिट्यूट्स का भी इंतज़ाम किया गया था। उसने इंजेक्शन के ज़रिए अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स का नशा किया और प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स भी किया। और उससे भी डॉक्टर ने यही पूछा कि क्या उसे HIV और एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसने भी यही कहा कि हाँ, उसे भी इस बात का पूरा नॉलेज था कि किन किन कारणों से HIV इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद भी वो नशे में अपने होश खो बैठा और प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने सेक्स किया, जिस कारण शायद उसे HIV इन्फेक्शन हो गया हो। तीसरा केस, एक छोटे शहर का लड़का एक बड़े शहर में इंजीनियरिंग करने आता है और वहाँ आकर वो इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स का नशा करना शुरू कर देता है अपने दोस्तों के साथ, जो उसके रूम पार्टनर्स हैं, जिनके साथ वो रहता है। कुछ महीनों बाद वो अपना HIV टेस्ट करवाने के लिए ICTC सेंटर जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर HIV इन्फेक्टेड यानी HIV पॉजिटिव बताते हैं। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि आखिर उसे ऐसा शक क्यों हुआ या उसे ऐसा क्यों लगा कि उसे HIV टेस्ट करवाना चाहिए, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स का नशा करता है। तो जब उससे डॉक्टर ने पूछा कि क्या तुम्हें HIV इन्फेक्शन के बारे में, HIV के बारे में और एड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उसने भी कहा कि हाँ, वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और इसके ज़रिए उसे HIV का पूरा नॉलेज है। जब डॉक्टर ने उससे पूछा कि HIV इन्फेक्शन के बारे में और एड्स के बारे में उसे नॉलेज था, उसके बावजूद उसने ये कदम उठाया, तो उसका कहना था कि वो अपने दोस्तों को लेटेस्ट नया ट्रेंड फॉलो करने से मना नहीं कर सका, क्योंकि उसकी बेइज्जती होती, वो उन लोगों में थोड़ा छोटा, कम तबके का समझा जाता। और उसके मुताबिक जो उसने डॉक्टर को बताया, उसके मुताबिक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है वो बहुत ही आउटडेटेड और बहुत पुराना ट्रेंड हो गया नशा करने का। लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो है इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स लेना, इंजेक्शन का इस्तेमाल करके। और इसलिए लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए उसने अपने दोस्तों के कहने पर ये किया, जानते हुए भी कि उसे HIV इन्फेक्शन हो सकता है।
और डॉक्टर से बात करते वक्त मुझे एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, जिसे सुनकर मुझे हंसी भी आई। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास कई ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो कहते हैं कि इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने के कारण उन्हें एड्स के बारे में और HIV के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। भाई नॉलेज है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। ये सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई और मजाकिया भी लगी मुझे ये बात, लेकिन फिर बाद में मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये जो बच्चे हैं ये मेंटली काफ़ी इमेच्योर होते हैं। एड्स और HIV ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर बात करने से हम अक्सर कतराते हैं। हम उम्र लोगों से बात करने में इस टॉपिक पर हम कतराते हैं, शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। तो फिर ये बच्चे तो इनका हिचकिचाना और नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस बारे में कंफ्यूज होना लाजमी है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा उन बच्चों को कि अगर वो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने क्लोज वन से इस टॉपिक पर बात करने से हिचकिचा रहे हों तो वो ICTC यानी इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जाकर वहाँ काउंसलर से एड्स के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, HIV के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और उनकी जो जानकारी है, उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी आइडेंटिटी है, वो हमेशा सीक्रेट गोपनीय रखी जाएगी। और एक मैसेज मैं बड़ों को भी देना चाहूँगा कि वो अपने छोटों के साथ, बच्चों के साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार रखें। उनसे इस तरीके का व्यवहार रखें कि वो अपनी बातें कहने में आपसे शर्माए ना, हिचकिचाए ना, कतराए ना। क्योंकि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसे होती हैं जो बच्चे करना तो चाहते हैं, लेकिन वो एज डिफरेंस के कारण या सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने के कारण वो अपने बड़ों से या अपने हम उम्र लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बात करने से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, और अगर नहीं होती तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। और अक्सर मिस्टेक हो जाने के बाद हमें समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसकी आगे आने वाले वक्त में हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें इस बात को सीरियसली लेना होगा, इस बात पर ध्यान देना होगा और हमें इन प्रॉब्लम्स को अपने लेवल पर अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। अदरवाइज वी हैव टू पे अ बिग कॉस्ट। Yes, we have to pay a very big cost of mistake.